क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। तमाम निगाहें दाऊद इब्राहिम पर टिकी हुई थीं। उसने सामने बैठे व्यक्तियों को सतर्क निगाहों से देखा, मानो वह उस फैसले को सुनाने के पहले जिससे अंडरवर्ल्ड के सारे समीकरणों के बदल जाने की संभावना थी, उसके नफा नुकसानों का अंदाजा लगा रहा हो। तभी छोटा राजन हाथ में फोन लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसी राहत का भाव था जिसे देखकर लगता था मानो उसने किसी बहुत बड़ी मुश्किल को सुलझा लिया हो और अब अपने बॉस से आखिरी में किसी तरह फोन करवाना भर बाकी रह गया हो। लेकिन जब उसने वहां बैठे हुए लोगों को देखा तो उसने कॉर्डलेस हैंडसेट दाऊद को न पकड़ाना ही मुनासिब समझा। इसके बजाय उसने खुद ही रिसीवर में फुसफुसाते हुए कुछ इस तरह की बात कही कि भाई अभी व्यस्त हैं और बाद में कॉल करेंगे, और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद राजन कमरे में बैठे लाखों के चेहरों को गौर से देखने लगा। इनमें से एक था शरद शेट्टी उर्फ अन्ना, दाऊद का एक खास दोस्त और उसकी की गैम्बलिंग कंपनी का मुखिया, और दूसरी तरफ था रामा नाइक, दाऊद के डोंगरी के संघर्ष भरे दिनों का साथी। राजन को मालूम था कि अन्ना और रामा नाइक के बीच बंबई के लहलहाते पश्चिमी उपनगर मलाड की जमीन के एक बड़े भारी प्लॉट को लेकर झूठम पैजार चल रही है। इस फसाद में इस कदर हिंसा की नौबत आ चुकी थी कि जरूरत पड़ने पर दोनों शख्स खून बहाने को तैयार बैठे थे। लेकिन दोनों ही चूंकि दाऊद के करीबी थे, इसलिए जब तक उन्हें दाऊद की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती, तब तक दोनों में से कोई भी जमीन के उस टुकड़े पर अपना दावा ठोकने या उसकी खातिर अपने अपने गुर्गों को एक दूसरे से भिड़ा देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कई कई बार बंबई से दुबई फोन करके बिग बॉस को जोर शोर से अपनी शिकायतें कर चुकने के बाद मामले के निपटारे के लिए दोनों उसके पास आए थे, क्योंकि उन्हें भाई के इंसाफ और निष्पक्षता पर भरोसा था। दाऊद का ऐसा रुतबा उन लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। जब अन्ना और रामा दुबई में उतरे तो उन्हें तुरंत ही 5 सितारा होटल में ठहराया गया और ड्राइवर सहित शानदार कारें उपलब्ध कराई गईं। एक अजनबी मुल्क में दाऊद के ऐसे रुतबे को देखकर वे इस कदर प्रभावित थे कि दोनों ही कुछ देर को अपनी आपसी दुश्मनी भूल गए। अगले कुछ दिनों तक कई बैठकें हुईं। शरद अन्ना का कहना था कि प्लॉट को सबसे पहले उसके आदमियों ने देखा था और उन्होंने सबसे पहले जमीन पर कब्जा हासिल करने की पहल शुरू की थी। रामा नाइक का तर्क था कि जमीन के मालिक पर उसके पुराने एहसान थे और वह खुद उसके साथ सौदा करने को उत्सुक था, लेकिन क्योंकि शरद के आदमियों ने उसे डराया धमकाया था, इससे वह दहशत में आ गया था। दाऊद सिर्फ कुछ सवाल पूछने के अलावा ज्यादातर खामोश रहकर अपने इन दोनों टॉप एफिलिएट्स की बेसिर पैर बहस को सुनता रहा था। राजन समझ गया था कि दाऊद इन थकाऊ त्रस्त कर देने वाली लंबी बहसों और कैफियतों से तंग आ चुका है और मामले को सुलझाना चाहता है। फैसला उसका दिमाग शायद कुछ पहले ही ले चुका था। दाऊद के साथ इन कुछ सालों की करीबी की वजह से राजन इस आदमी के स्वभाव को एकदम ठीक ठीक समझने लगा था। आखिरकार जब अन्ना और राजन ने एक बार फिर अपने स्वर ऊंचे किए ही थे कि पूरे कमरे में खामोशी छा गई और दाऊद ने कुछ पल की मर्म भरी चुप्पी के बाद सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठाया, जो इस बात का इशारा था कि वह अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। उस लंबी चुभती हुई खामोशी को तोड़ने की जरा भी कोशिश करने के बजाय उसने सिगार सुलगाया और धुएं के स्याह गुब्बारे छोड़ने लगा। सारे लोगों पर अब तनाव छाया हुआ था। दाऊद खड़ा हुआ और टहलता हुआ कांच की उस बड़ी खिड़की की ओर गया जो डेरा दुबई की व्यस्त सड़क और ट्रैफिक की दिशा में खुलती थी। नीले आसमान पर अपनी लालिमा बिखेरता हुआ सूरज शफ़क़ पर डूब रहा था। वह मुड़ा और बोला, रामा, मेरा ख्याल है तुम वह जमीन अन्ना को ले लेने दो, और अन्ना, तुम रामा को इसकी ठीक से भरपाई कर दो। खामोशी पूरी तरह छाई हुई थी। किसी ने भी बोलने का साहस नहीं किया। वे उम्मीद कर रहे थे कि दाऊद शायद बात को आगे बढ़ाएगा और कोई वजह बताएगा कि उसने रामा के पक्ष में फैसला क्यों नहीं किया। लेकिन दाऊद ने आगे एक भी शब्द नहीं कहा। वह कमरे से निकलने के लिए तैयार दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी रामा, जो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, भाई, ये गलत बात है। मेरा तो नुकसान हो जाएगा। आप नाइंसाफी कर रहे हो। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दरवाजे से बाहर हो गया। शरद तुरंत उठा और दाऊद के पीछे भागा, जबकि रामा वहीं सोफे पर पसर गया। उसने राजन की ओर देखा और मराठी में बुदबुदाया, मला, हे नाही जमनार, यानी मुझे ये जमा नहीं। राजन ने नाइक को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि उसका कोई फायदा नहीं था।
ये वो दिन था जब हर किसी को लग गया था कि आज के बाद रामा नाइक डी कंपनी का सहयोगी नहीं रह जाएगा। रामा सिर्फ अरुण गवली का ही रहनुमा नहीं था, बल्कि मुसलमान माफिया के भीतर भी उसकी अच्छी खासी इज्जत थी। वह खुद को पिटा हुआ महसूस कर रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक सौदे में अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गया था, बल्कि दाऊद ने उसे नपे तुले शब्दों में रूखे तरीके से निपटाते हुए जिस तरह का सुलूक उसके साथ किया था, उससे भी उसे साफ साफ लग रहा था कि शरद को दाऊद से पहले ही आश्वासन मिल चुका होगा कि सौदा उसके हित में होगा। गुस्से से बौखलाया हुआ रामा जब बंबई पहुंचा तो उसने एक ऐसा फैसला ले डाला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दाऊद के हुक्म को न मानने का फैसला। अरुण गवली ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि चूंकि दाऊद दुबई चला गया है, वह पहले जैसा आदमी नहीं रह गया है। दाऊद बहुत बेईमान और धोखेबाज हो गया है और बीआरए कंपनी का सफाया करना चाहता है। लेकिन नाइक को हमेशा यही लगता था कि गवली दाऊद के प्रति इतना शकी और वहमी इसलिए है कि दाऊद ने कई मौकों पर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार गवली का शक हर लिहाज से सही साबित हुआ था। दाऊद की धोखेबाजी, गवली, नाइक गैंग और उसकी साझेदारी की जड़ें खोदने के उसके इरादे। रामा ने दाऊद का हुक्म न मानने का फैसला कर लिया था। उसका तर्क था कि होगा वो भाई, लेकिन वह बंबई में नहीं था और उसे उन मसलों देने का कोई हक नहीं था जिन्हें वहीं के वहीं सुलझाया जा सकता था। शरद शेट्टी दाऊद की मध्यस्थता से बहुत खुश था, लेकिन उसे हिंसक सर अंजामों का खौफ भी था। शेट्टी ने भांप लिया था कि रामा इतने बड़े मुनाफे के सौदे को यूं ही हाथ से नहीं निकल जाने देगा, और उसकी आशंका सही साबित हुई जब उसने अपने लड़कों से सुना कि रामा जायदाद के मालिक से संपर्क बनाए हुए हैं और अपने पैर वापस खींचने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। इस वक्त शरद अभी भी दुबई में दाऊद की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा था। उसके लिए आसान था कि वह दाऊद के पास जाकर फरियाद उगता और उससे नाइक के अड़ियलपन की शिकायत करता। दाऊद ने अन्ना की शिकायतों को धीरज से सुना और फिर एक घिसा पिटा लेकिन बहुत ही संजीदा ऐलान किया, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक उबाऊ वाक्य जो अक्सर मायूसी की हालत में लाचार लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दाऊद के करीबी लोग जब भी उसकी जुबान से इस वाक्य को सुनते थे, वे समझ जाते थे कि भाई ने आखिरी तरीका अपनाने का मन बना लिया है। सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कटघरे अपने ब्राह्मण परिवार का पहला व्यक्ति था जो 1975 में पुलिस में भर्ती हुआ था। कटघरे ने अपने करियर के कोई एक दर्जन बरस सामान्य रूप में बिताए थे। हर किसी की तरह उसे भी किसी ऐसे बड़े मौके का इंतजार था जो उसे नामी गिरामी अफसरों की जमात में शामिल कर दे। चर्चा के केंद्र में आने का उसका मौका कोई 10 साल बाद आया, लेकिन ऐसा जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। कटघरे की ख्याति, बल्कि कहें 1987 की गर्मियों में रातों रात फैल गई। वह 24 जुलाई का दिन था जब वह साउथ बॉम्बे के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि उसे फोन पर रामा नाइक के ठिकाने के बारे में खबर मिली। इस खुफिया सूचना के मुताबिक रामा नाइक शहर के नॉर्थ ईस्टर्न उपनगर चेंबूर में एक हेयर कटिंग सलून में बैठा हुआ था। कटघरे बिना जरा भी देर किए बताए गए स्थल की तरफ दौड़ पड़ा। बाद की घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। मीडिया ने कई सारे किस्से रिपोर्ट किए, घटना की बैकग्राउंड की अलग अलग कैफियतें पेश की। कटघरे का कहना था कि उसने नाइक को सरेंडर करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इस गैंगस्टर ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। कटघरे को मजबूर होकर अपने बचाव में गोलियां चलानी पड़ी, जिनसे जख्मी होकर नाइक मर गया। नाइक की मौत अपने वक्त की सबसे सनसनीखेज हत्या बन गई थी। कटघरे को अपनी इस बहादुरी के लिए इनाम की उम्मीद थी, लेकिन घटना लीगल इन्वेस्टिगेशन समेत कई जांचों का मसला बन गई और कटघरे का करियर पटरी से उतर गया। दरअसल इस मुठभेड़ की वजह से पूरी बंबई पुलिस पर काले साए मंडराने लगे थे, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए थे और उनमें से किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका था। मीडिया ने तरह तरह के कई अनुमान लगाए और वारदात को अलग अलग कई शक्लों में पेश किया। इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉलमिस्ट ने तो यह तक लिख डाला कि नाइक की हत्या दाऊद के अंकल अहमद अंतुले और डैनी नाम के एक शूटर ने जुहू में लूडो सिनेमा के करीब की थी और उसकी लाश कटघरे को सौंप दी थी, जिसने बाद में उसके पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का दावा किया था। दूसरी कुछ रिपोर्टों में इसे नकली एनकाउंटर बताया गया था। इनका कहना था कि कटघरे नाइक की नृशंस हत्या का इरादा लेकर ही चेंबूर गया था। इन रिपोर्टों का दावा था कि यह कोई मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि दाऊद के इशारे पर कानून के दायरे से बाहर जाकर की गई हत्या थी।
कुछ का तो यह भी कहना था कि चेंबूर कटघरे के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता था। अगर वह एक अपराधी को जाल में फांसने को लेकर इतना संजीदा था, तो उसे कायदे से चेंबूर पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, जो इलाके को घेर कर नायक को अपने काबू में लेने की कोशिश करती। कटघरे कभी कल्पना भी नहीं कर सका होगा कि एक मुठभेड़ उसके करियर को इतने भयानक तरीके से चौपट कर देगी। कटघरे भले ही अपने करियर के इस सबसे बड़े मौके का जश्न नहीं मना पाया, लेकिन दुबई का व्हाइट हाउस पूरी तरह से जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। वहां रात रात भर चलने वाली पार्टियां जारी थीं, जिनमें लजीज खाना और पेय परोसे जा रहे थे। शरद शेट्टी अपने पुराने दुश्मन के खात्मे से फूला नहीं समा रहा था। व्हाइट हाउस के लॉन शरद शेट्टी की पार्टियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन गए थे। वह उल्लास से भरा हुआ था। वह बंबई में 50 करोड़ से ऊपर के सौदे पर हाथ मारने में कामयाब रहा था और उसकी राह का रौधा बहुत आसानी से साफ हो गया था। और वह भी इस तरह कि उस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती थी। जैसे कि दाऊद की आदत थी, वह अपनी चालों को गुप्त रखता था, लेकिन कहा जाता है कि कभी कभार अपने गुर्गों और सहयोगियों पर अपना रौब गालिब करने वह छोटे मोटे इशारे कर दिया करता है। अपने शुरुआती जश्न वाली शाम दाऊद मुंह में सिगार दबाए एक आदमकद आईने के सामने खड़ा अपनी बो टाई की गांठें दुरुस्त कर रहा था। राजन उसके पीछे उसका कोट लिए खड़ा था। वह कोट पहन ही रहा था कि तभी उसने शरद को अंदर आते देखा। दाऊद उसे देखकर मुस्कुराया और उसके शुक्रगुजार सहयोगी ने उसके पीछे आकर उसे सीने से लगा लिया। फिर दोनों गले मिलकर एक दूसरे की पीठ ठोंकने लगे। ये जानते हुए भी कि दाऊद उसके सवाल का कोई पूरा पूरा जवाब देने वाला नहीं है, उसने उससे पूछा कि उसने नाइक को उसकी गुस्ताखी के लिए सज्जा देने के लिए क्या तरीका अपनाया था। इस पर दाऊद सिर्फ मुस्कुराया और बोला, ट्रेड सीक्रेट्स। राजन और दाऊद ने एक दूसरे की तरफ देखा, जो इस ट्रेड सीक्रेट को अन्ना के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे थे। पुलिस और माफिया के हलकों में व्यापक तौर पर यही अनुमान था कि दाऊद ने ही फरार गैंगस्टर रामा नाइक के ठिकाने के बारे में नागपाड़ा पुलिस तक गुप्त संकेत पहुंचाने का इंतजाम किया था। अज्ञात स्रोत से हासिल इस तरह की खुफिया सूचनाओं के बारे में पुलिस आमतौर पर सूचना देने वाले की पहचान को लेकर पूछताछ नहीं करती, लेकिन तब भी वह इस अवैध खुफिया सूचना के मुताबिक कार्रवाई जरूर करती है। जब कभी इस तरह की खुफिया सूचनाओं की वजह से उन्हें कामयाबी मिल जाती है, लेकिन अक्सर उन्हें एक चक्कर लगाकर लौट आना पड़ता है, क्योंकि माफिया के लोग अपना बदला निकालने के लिए भी पुलिस का इस तरह इस्तेमाल करते हैं। रामा के मामले में नागपाड़ा पुलिस ने एक मुखबिर से नायक के ठिकाने के बारे में सुना और यह खुफिया सूचना सब इंस्पेक्टर कटघरे को दे दी थी। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ था जब किसी पुलिस एनकाउंटर ने इस तरह के विवाद की शक्ल ले ली थी। इसके पहले भी इस तरह की मुठभेड़ों को दाऊद के साथ जोड़कर देखा गया था और उन्हें उसके चालाकी भरे षड्यंत्रों की के तौर पर लिया गया था। जुलाई 1986 की एक शाम, जब महमूद करामात खान उर्फ कालिया दुबई के अपने सफर के बाद शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, तो पुलिस ने उस पर घात लगाया और फिर उस एनकाउंटर में वह मारा गया था। चूंकि हत्या और मारपीट के कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी, इसलिए वे उसे गिरफ्तार करने गए थे। जब उसे समर्पण करने की चेतावनी दी गई, तो उसने उन पर गोली चला दी। लेकिन पागल से पागल पुलिस अफसरों को भी यह बात हजम होने वाली नहीं थी कि कालिया, जो अभी अभी दुबई से एक इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरा था, अपनी जेब में रिवॉल्वर लिए यूएई के सिक्योरिटी मेजर्स और बंबई के इमिग्रेशन से बचकर निकल आया होगा। कालिया की बीवी की फरियादों के नतीजे में बिठाई गई जांच की सदारत कर रहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अमोलिक की यह दलील पल भर को भी नहीं टिक सकी कि उसने अपने बचाव में वे 4 गोलियां चलाई थीं, जिनकी वजह से कालिया मारा गया था। इत्तफाक से कालिया के मारे जाने की द बैकग्राउंड मोर और लेस वैसी ही थी जैसी नाइक के मामले में थी। दाऊद और किसी समय उसका प्यादा रह चुके कालिया के बीच की कोई मुलाकात ठीक नहीं रही थी, जिससे दाऊद नाखुश था। कालिया ने उससे कहा कि वह उसे छोड़कर जा रहा है। दाऊद ने खामोश रहकर कालिया को दुबई से चले जाने दिया, लेकिन माना जाता था कि इस मामले में भी उसके पहुंचने की सूचना पुलिस को चुपचाप दे दी गई थी। तय कर लिया गया था कि कालिया को दाऊद के इलाके बंबई में दोबारा कदम नहीं रखने दिया जाएगा। कालिया के मारे जाने में एक पैगाम एक छुपा हुआ था, जिसने भी दाऊद से बगावत की उसका मरना तय है। दाऊद ने दुबई में अपना अड्डा अभी अभी जमाया था और बंबई के उसके साम्राज्य के खिलाफ की जाने वाली छोटी मोटी बगावतों को कुचलना अब एक दस्तूर बन चुका था। अमोलिक 14 एनकाउंटर का महारथी था और उसके ज्यादातर शिकारों में दाऊद इब्राहिम के दुश्मन शामिल थे।
अमोलिक के साथ हुई कथित तकरारों में मारे गए दाऊद के दुश्मनों में कालिया के अलावा मन्नत खान और बब्बन कोइंडे शामिल थे। कोइंडे की गलती यह थी कि उसने उल्हासनगर के राजनेता पप्पू कलानी का विरोध करने का दुस्साहस किया था, जो दाऊद का करीबी बताया जाता था। लेकिन कोंडे का मारा जाना अमोलिक को बहुत महंगा पड़ा, पर उसे गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया था। जिस अंडरवर्ल्ड के वांटेड लोगों को मारने का कलंक कटघरे और अमोलिक के सिर पर लगा, और दाऊद का गैंग इससे बेहिसाब फायदा उठाता रहा। दाऊद के प्रतिद्वंद्वी और उससे बगावत करने वाले लोगों का आसानी से सफाया होता रहा, और वह भी पुलिस के हाथों। कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक्स।